जंगल में बकरी चराने गई 17 साल की लड़की जब शाम को घर नहीं आती है, घर वाले परेशान हो जाते हैं। उसकी माँ और चचेरा भाई दोनों जंगल की तरफ जा कर के उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन रात हो चुकी होती है, लेकिन वो लड़की मिलती नहीं है। और जब लड़की को देख कर के जंगल में और अंदर तक जाते हैं तो देखते हैं कि भट्टी बड़ा तेज़ी से उसके अंदर आग निकल रही है, धुआँ जल रहा है। और जैसे ही वो पास में पहुँचते हैं, देखते हैं तो केवल एक हाथ मिलता है। और उस हाथ को जैसे ही वो लेते हैं, देखते हैं, चीखने और चिल्लाने लग जाते हैं। और हाथ को लेकर के गांव की तरफ वो महिला, उसकी माँ जो है वो दौड़ना शुरू कर देती है और हाथ को लेकर पहुंच जाती है ग्राम प्रधान के पास। अब ग्राम प्रधान जैसे ही उस हाथ को देखते हैं, उस कंगन को देखते हैं, उनकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती है। और इस कहानी को जब आप भी सुनेंगे तो आप भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, आपके भी पैरों की तरह ज़मीन खसक जाएगी। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं समरस भारत न्यूज़। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है राजस्थान के जिला भीलवाड़ा की, थाना है कोठाड़ी, गांव का नाम है नरसिंहपुरा का रहने वाला एक बकरी पालक, जिसके पास में कई सारी बकरियां थी। उसकी आजीविका उसी बकरियों से चलती थी। दूध बेचता था, जब बकरे तैयार हो जाते थे तो उनको बेचता था। तो कई सारी बकरियां उसके पास में थी। लेकिन अचानक से एक शादी पड़ जाती है और शादी में उसे जाना होता है। और जाने के लिए वो तैयार होकर के सुबह ही जाने का अपना झोला बैग लेकर के निकल पड़ता है और अपनी बच्ची से कहता है कि आज भर बेटी बस खाली तुम बकरियों को देख लेना, कल मैं बहुत जल्दी सुबह आ जाऊंगा और ज़्यादा दूर मत जाना, पास में ही ले जा कर के बकरियों को चराना। और जैसे ही दोपहर हो घर वापस चले आना, ज़्यादा देर तक मत चराना। फिर शाम को 1 घंटे के लिए लेकर के जाना, खाली टहला करके वापस घर ले आना। उसकी बेटी कहती है, पिताजी आप निश्चिंत होकर के जाइए शादी में, पूरी शादी पे ध्यान दीजिए और वहाँ से जब आप आएंगे तो मेरे लिए मिठाइयाँ ज़रूर लेकर के आना। बट बेटी की बात सुनने के बाद में पिता हंसने लग जाते हैं, कहते हैं कि बिल्कुल तुझे शादी की ही मिठाइयाँ लेकर के आऊँगा, तू बिल्कुल भी घबरा मत। अब उसकी बेटी जो है वो खाना खाती है, नहाती है, उसके बाद में तैयार होकर के सुबह के 9 साढ़े 9 बजे के करीब में वो बकरियाँ लेकर के जंगल की तरफ चली जाती है। और बकरियों को चराते हुए काफ़ी समय हो चुका होता है और काफ़ी समय तक जब वो बकरियों को चराती है तो थक जाती है, तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अब बकरियाँ उसकी चरते चरते जंगल की तरफ चली जाती हैं। और जैसे ही समय बीतता चला जाता है, दोपहर होता है, दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन बकरियां अपना रास्ता पकड़ करके, क्योंकि रोज़ उसी रास्ते से आया जाया करती थी, इसीलिए जानवर जो है वो इतने समझदार हो चुके होते हैं कि उन्हें पता होता है कि हमारा मालिक का घर कहाँ है। अगर कोई नहीं मिलता है तो वो अपने घर चले आते हैं। तो जो लड़की थी जिसकी उम्र 17 साल थी, देखने में खूबसूरत थी, हाइट 5.5 फीट के करीब में थी। अब वो घर जब नहीं पहुँचती है शाम को, घर वाले परेशान हो जाते हैं। शाम के 5-6 बज रहे होते हैं, तभी उसकी माँ और उसका चचेरा भाई दोनों मिलकर के उस लड़की को ढूंढने का प्रयास करते हैं। और ढूंढते हुए उसी जंगल की तरफ जाते हैं जिस तरफ से बकरियाँ गई थी। ढूंढते ढूंढते जंगल के काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी उस लड़की को देख नहीं पाते हैं। समय हो चुका होता है, ढूंढते ढूंढते 3-4 घंटे बीत चुके होते हैं, 9-10 बज चुके होते हैं रात के। तभी अचानक से जो उसकी माँ है कहती है कि अब हमें थाने चलना चाहिए। अब वो थाना जाते हैं, कोठाड़ी थाने में जैसे वो पहुंचते हैं, वहाँ पर FIR दर्ज करवाने का प्रयास करते हैं। थाने वाले कहते हैं कि नहीं, अब अगर तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट हो, कोई कागज़ हो तो लेकर के आओ। उसकी माँ कहती है कि हमारे पास में उसका आधार कार्ड है, आधार कार्ड से क्या काम चल जाएगा साहब। वो कहते हैं कि नहीं, आधार कार्ड नहीं, उसका अगर मार्कशीट हो उसको लेकर के आओ, लड़की का हुलिया बताओ, लड़की का फ़ोटो दिखाओ। और फ़ोटो जैसे ही वो लोग देखते हैं तो कुछ ना कुछ मन में बुदबुदाने लग जाते हैं। उसकी माँ अब समझ जाती है, क्योंकि लड़की जो थी वो बेहद खूबसूरत थी, उम्र 17 साल और हाइट जो थी उसकी 5-5.5 फीट के करीब में थी। अब उसकी माँ को समझ में आ जाता है कि पुलिस वाले जो हैं वो सुनने वाले नहीं हैं और मुझे इसकी बात, अब ये बात लेकर के आगे जाना चाहिए। शाम का समय, रात्रि का समय था, वो डर भी रही थी कि अभी ज़्यादा कुछ बोल दूँगी तो अभी ये पुलिस वाले भी नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए वहाँ से वो चली आती है। और जैसे ही वो आती है तो उसी जंगल के रास्ते की तरफ से जब उसका चचेरा भाई और उसकी माँ जब आ रही होती है, और हम एक काल्पनिक नाम अगर रख ले लड़की का तो नीलम नाम रख लेते हैं, तो नीलम की माँ और जो उसका भाई है जब उस रास्ते से आ रहा होता है तो देखता है कि अचानक से भट्टी में आग लगी हुई है। अब वो लोग सोचते हैं कि अभी हम लोग गए थे थाने की तरफ तो कोई आग नहीं जल रही थी, अचानक से इसमें आग कैसे जलने लगी और इतना धुआं कैसे तेज़ी से निकल रहा है। भट्टियों का तो सीज़न चल नहीं रहा, इस समय पर भट्टियों का काम भी नहीं है। अब तुरंत उसकी माँ और उसका जो भाई है दौड़ करके नीलम के परिवार के लोग वहाँ पहुँचते हैं। देखते हैं तो भट्टी में आग ही जल रही होती है, लेकिन उसमें कुछ चमक रहा होता है। मोबाइल जला करके वो आसपास देखता है तो कोई दिखाई नहीं देता है।
और उसी लकड़ी से जब वो चमकते हुए चीज़ में उसको डाल करके निकालता है तो वो एक हाथ रहता है, उस हाथ में कंगन रहता है। उस कंगन को जैसे ही उसका भाई देखता है नीलम का, वो तुरंत बोलता है कि माँ, ये कंगन तो मैंने ही इसको दिया था और इस कंगन को इसने बड़ी लाड प्यार से मुझसे मांगा था और मैंने इसको ला करके दिया था और ये कंगन हो ना हो नीलम का ही है। उसकी माँ चीखने चिल्लाने लग जाती है। उस हाथ को तुरंत उस गर्म भट्टी में से निकालती है, तुरंत उस पर पानी वानी छींटती है, ठंडा करती है और उसको ले करके तुरंत पहुंच जाती है ग्राम प्रधान के पास में। और ग्राम प्रधान को रात में करीब 12:30-1 बजे जब वो जगाती है, वो उठ करके बाहर आते हैं तो वो भी चौंक जाते हैं, हाथ को देखते हैं, डर जाते हैं। आसपास के लोग एकत्रित हो जाते हैं, सभी लोग बोलते हैं ग्राम प्रधान को कि थाने पर फ़ोन लगाइए और बताइए। थाने पर सूचना दे दी जाती है, थाने पर से पुलिस भी आती है। धीरे धीरे सुबह का समय हो जाता है। सुबह पुलिस कहती है कि तहकीकात हम कर रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हें ये कंफर्म कैसे है कि ये हाथ जो है तुम्हारी बेटी का है? अब वो बताती है कि ये जो कंगन है उसको मेरे चचेरे जो उसका भाई है नीलम का, उसने दिया था और ये प्रत्यक्षदर्शी है, इसको पूरी तरीके से यकीन है कि ये कंगन यही लाया था। और कंगन का जो चांदी का कंगन है, उसका रसीद भी है, उसका बिल भी है। पुलिस वाले सुनते हैं तो ज़्यादा उस पर गौर नहीं करते हैं। और जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ना शुरू होती है, अखबारों तक बात जाती है, अखबारों से बातें सोशल मीडिया पर चलती है, सोशल मीडिया से सरकार तक बात चली जाती है। और सरकार को जब इस बात की जानकारी लगती है तो तुरंत थाने को सस्पेंड कर दिया जाता है, SHO को सस्पेंड कर दिया जाता है, इसमें संलिप्त कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि कोई भी इसमें उस तरीके से जांच पड़ताल नहीं कर रहे थे जिस प्रकार से करना चाहिए था। परिवार के घरों का रो रो कर बुरा हाल था। उसके पिता शादी से जब लौट करके घर आते हैं तो पूरी तरीके से अब वो सहम जाते हैं, डर जाते हैं कि मेरी एक फूल सी बच्ची, जो कि इकलौती बच्ची थी, दरिंदों ने किस प्रकार से उसका हाथ काट दिया, उसकी शरीर कहाँ गई। अब सभी लोग इसी पे सर्च अभियान चल रहा था। सरकार ने एक टीम सर्किल जो ऑफिसर थे उनके निर्देशानुसार जांच कमेटी बनाई, जिसमें श्याम सुंदर बिश्नोई जांचकर्ता बने। और जिस प्रकार से जो आसपास के क्षेत्र में जब सर्च अभियान शुरू होता है और जो सर्किल ऑफिसर थे श्याम सुंदर बिश्नोई, उनके नेतृत्व में जब सर्च अभियान चल रहा था, तभी अचानक से जब उस जंगल की ओर वो जाते हैं तो काल भेरिया डेरे वाले लोग वहाँ पर डेरा लगाए हुए रहते हैं। लेकिन पुलिस को जैसे ही वो लोग देखते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं, पुलिस के सायरन सुनते हैं, वहाँ से वो भागने लग जाते हैं। और जैसे ही वो भागते हैं, पुलिस को उनके ऊपर शक शुरू हो जाता है। और जब जैसे ही शक शुरू होता है, पुलिस उनका पीछा करने लग जाती है। लेकिन अब पुलिस से कितने दूर वो भाग सकते थे? डेरे वालों का काम था भट्टी में कोयला डालना और उसको भट्टी को तैयार करके उसके अंदर किसी भी चीज़ को जो पकाना रहता था तो वो उसी का काम किया करते थे। और जब तक भट्टियाँ बंद रहती थी तब तक वो डेरा डाल करके आसपास के क्षेत्रों में कुछ ना कुछ काम किया करते थे। इसी तरीके से उन्होंने जब भागना शुरू किया और भागते भागते जब आगे गए और जा कर के जब पुलिस के हत्थे चढ़ गए, पुलिस ने जब उन्हें गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार करने के बाद जब थाने लेकर के आई तो पुलिस ने अपने तरीके से जब उनसे पूछताछ शुरू करी तो वो लोग बता नहीं रहे थे। जब उनके द्वारा जब ये सारी बातें पुलिस को लगा कि ये हमें इधर उधर घुमा रहे हैं, तो पुलिस ने सख्ती से जब पूछताछ की तो उन्होंने बताना शुरू किया, जिसमें पता चला कि रंगलाल के 2 बेटे हैं और जिसका नाम कालू है और कान्हा है। कालू की उम्र 25 वर्ष है, कान्हा की उम्र 21 वर्ष है। और दोनों बेटे बहुत ही रंगीन मिजाज के हैं। और जैसे ही इन दोनों का नाम सामने आता है, उसके बाप को भी गिरफ्तार किया जाता है। और अब सर्च अभियान चल रहा होता है कि कालू और कान्हा को ढूंढा जाए। तो जंगल के ही अंदर जहाँ वो छुपे रहते हैं, वहाँ से जाकर के उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। जैसे दोनों गिरफ़्तार होते हैं, पूछताछ शुरू होती है, तो पुलिस जांच में जैसे ही हवालात में बंद होते हैं और पुलिस जब इनसे पूछना शुरू करती है, जो सर्किल ऑफिसर रहते हैं श्याम सुंदर जी, वो जब पूछना शुरू करते हैं तो ये तोते की तरह ये बकना शुरू कर देते हैं। ये कहते हैं कि हम लोग उस समय शाम का समय था और हम लोग उधर से जा रहे थे और हमने देखा, इसका सबसे पहले जो कान्हा है उसने देखा कि जो नीलम है, जो लड़की है जिसका उम्र 17 साल है, ये उसी रास्ते से जा रही होती है। बकरियों को देखने के बाद में उनके अंदर गले में जो घंटी थी उसकी आवाज़ वो सुनता है। सुनने के बाद में वो पीछा करने लग जाता है। देखता है कि एक लड़की है जिसकी हाइट करीब 5-5.5 फीट है और दिखने में बहुत खूबसूरत है, तो वो उस लड़की को तुरंत पाना चाहता है।
और उसके पीछा करते करते जंगल की ओर चले जाता है। अब जैसे ही कान्हा जा रहा होता है, उसका पीछे उसका भाई कालू भी पीछे पीछे चले जाता है और कान्हा कालू दोनों मिल करके उस लड़की को अगवा कर लेते हैं और ले जा करके जंगल में उसके साथ में बारी बारी करके बलात्कार करते हैं। एक बार कालू और एक बार कान्हा दोनों ने मिल करके उस लड़की के साथ में हैवानियत का वो खेल खेला जिससे वो लड़की चीखने और चिल्लाने लग गई। पहली बार उस लड़की के साथ में ऐसी दरिंदगी हुई थी। अब ऐसी दरिंदगी के बाद में उस लड़की ने इतना ज़्यादा चीखना चिल्लाना किया कि तुरंत जो कालू था पास में ही एक लकड़ी से उसके सर में जोरदार प्रहार करता है, जिससे लड़की मौके पर ही बेहोश हो जाती है। और लड़की जैसे बेहोश होती है, कालू और कान्हा दोनों डर जाते हैं। इनको लगता है कि लड़की मर गई है। अब वो सोचना शुरू करते हैं कि इस लड़की का करें क्या। तो भट्टी का काम वो कर रहे होते हैं, तो उनके दिमाग में भट्टी का पूरा आइडिया रहता है। वो तुरंत उसको भट्टी के पास ले जाते हैं। उसमें थोड़ा सा कोयला जो बचा रहता है, क्योंकि भट्टी का सीजन रहता नहीं है, तो भट्टी के पास में थोड़ा कोयला जो पड़ा रहता है उस कोयले को अंदर डालते हैं। काला तेल उसमें डाल करके उसको जलाना शुरू कर देते हैं और उसको लड़की को अंदर डाल देते हैं। और जैसे ही वो देखते हैं कि कोयला पूरी तरीके से जल भी नहीं रहा है और ये लड़की जो है पूरी तरीके से जल नहीं पाएगी, इस कारण से जब वो देखते हैं आसपास कोई नहीं दिखाई देता है, तो रात का समय हो रहा होता है, 12:30-1 बजे रहे होते हैं, तो उस समय बाहर निकालते हैं और फावड़े की मदद से उस लड़की के 20 टुकड़े कर देते हैं। और टुकड़े करने के बाद में तुरंत लाश को ले जा करके बोरी में भर करके पास में नहर है, नहर के पास में गड्ढा खोद करके उसमें उस लड़की को गाड़ देते हैं। लेकिन उनसे गलती एक ही हो जाती है कि उस लड़की का एक हाथ जिसमें उसने कड़ा पहना हुआ था वो उसी भट्टी के अंदर छोड़ देते हैं, क्योंकि जब वो जलाते हैं तो हाथ जो है जल करके एक साइड से निकल चुका होता है। जब वो काट रहे होते हैं तो उसका हाथ लड़की का वहाँ से छटक करके, क्योंकि अंधेरा बहुत था, थोड़ा दूर चले जाता है, तो वो समझ नहीं पाते हैं, हाथ वहीं रह जाता है। अब पुलिस को जैसे ही इस हाथ की जानकारी लगती है, इस घटना की जानकारी लगती है, दोनों को गिरफ़्तार कर लेते हैं। गिरफ़्तार करके जेल भेज देते हैं। संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पूरे क्षेत्र के अंदर हाहाकार मच गया था। राजस्थान के अंदर इसको लेकर के हज़ारों लोग सड़कों पे आ गए कि उनको फांसी दी जाए। तय हुआ सज़ा और इनको 18 मई 2024 को फांसी की सज़ा तय की गई। लेकिन फिर ये अपनी अर्जी लेकर के हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और जिस प्रकार से पहले तो इन्होंने हर बात को मान लिया था जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन जब वो कोर्ट में गए तो इन्होंने अपना बयान बदल दिया। इन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने हमें ज़ोर ज़बरदस्ती करके मार पीट करके हमसे ये उगलवाया है, हमसे कहलवाया है। हम तो डेरे वाले हैं साहब, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तमाम सबूतों और आधारों के अनुसार यही निकल के सामने आया कि इसमें कालू और कान्हा का ही जो मुख्य आरोपी हैं, इन्हीं का दोनों का रोल है। अब इसमें आगे क्या कोर्ट से क्या फ़ैसला आता है, लेकिन वर्तमान समय पर इनके ऊपर इनको फांसी की सज़ा मुकम्मल की गई है और देखना है कि कितनी जल्द से जल्द इनको फांसी लग जाती है और ऐसे अपराधियों के ऊपर ऐसी ही कठोर सज़ा मिलने भी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, अपितु आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है कि ताकि आप अपने जीवन में सजग रहें, जागरूक रहें, आपके परिवार के साथ, आपके बच्चियों के साथ, आपके बच्चों के साथ इस प्रकार की कोई घटना, इस प्रकार की कोई अनहोनी ना हो पाए। आपको कैसा लगा कहानी सुन करके आपकी प्रतिक्रिया दीजिएगा और बताइएगा कि ऐसे अपराधियों के ऊपर जल्द से जल्द कितनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।